श्रवण कौशल। आज से लगभग 250 वर्ष पहले की बात है। 10-11 वर्ष का एक बालक अपने मालिक के हाथ धुला रहा था। हाथ धुलाते समय उस बालक की दृष्टि मालिक के कानों में पहनी बाली पर गई। उन दिनों मराठे कानों में बाली पहना करते थे। बालक मोतियों से बनी बाली को एक टक देखता रहा और मालिक के हाथों पर पानी डालना भूल गया। मालिक ने पूछा, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम ठीक से पानी क्यों नहीं डाल रहे हो? बालक डरते हुए बोला, मालिक, मैं आपकी बाली देख रहा था। मालिक बोले, बाली देख रहे थे? इसे पहनने के लिए धन चाहिए। तुम तो पढ़ते लिखते नहीं, धन कहाँ से आएगा? अनपढ़ पानी भरने वाले बालक को बाली पहनने के सपने नहीं संजोने चाहिए। चल जा, अपना काम कर। बालक को अपने मालिक की बात चुभ गई। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। माँ ने उसे पढ़ाने की कोशिश की, परंतु उसने पढ़ने में रुचि नहीं ली थी। उसकी शरारतों से तंग आकर माँ ने उसे नौकरी पर रखवा दिया। उसका काम था पानी भरना, पूजा की सामग्री सजाना और इसके अतिरिक्त मालिक के छोटे मोटे काम करना। बालक को रात्रि में ठीक से नींद भी नहीं आई। उसे अपने मालिक का ताना चुभ गया था। प्रातःकाल वह पैदल काशी की ओर चल पड़ा। काशी के विद्या केंद्र में पहुंचकर पढ़ने लगा। वहां वह मन लगाकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे कई वर्ष बीत गए। उसकी लगन देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। कल का यह पानी भरने वाला बालक पढ़ लिख कर विद्वान हो गया। वह राम शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। सभी उसकी बुद्धि तथा विद्वता की सराहना करते थे। सभी शास्त्रों में पारंगत होकर वह अपने घर लौट आया। उसकी वृद्ध माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राम शास्त्री का सभी जगह बहुत आदर हुआ। पेशवा ने उन्हें प्रधान न्यायाधीश बना दिया। राम शास्त्री ने न्यायाधीश के रूप में बड़ा नाम कमाया। राम शास्त्री अन्याय को कभी सहन नहीं करते थे। वे अपनी बात बड़ी निर्भीकता से कहते थे। न्याय में सबको बराबर समझते थे। छोटे बड़े का भेदभाव उनके मन में नहीं था। एक बार राम शास्त्री को पता चला कि पेशवा माधव राज पूजा में बहुत समय लगाते हैं, जिसके कारण राजकाज की उपेक्षा हो रही है। वे पेशवा से बोले, राजा का कर्तव्य राज्य ठीक ढंग से चलाना है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो पाप है। उसका पूजा पाठ करना बेकार है। हम दोनों काशी चलते हैं। भगवान के भजन पूजन में जीवन बिताएंगे। राज्य किसी और को करने दीजिए। पेशवा को माधवराव शास्त्री की बात सत्य मालूम पड़ी। उस दिन से उन्होंने पूजा में कम समय लगाना शुरू कर दिया। पेशवा का बहुत रोब था, परंतु राम शास्त्री ने बड़ी निर्भीकता से उन्हें यह बात समझा दी। पेशवा माधवराव युवावस्था में ही तपेदिक के रोग से मर गए। उनके भाई नारायण राव पेशवा हुए। उनमें दूरदर्शिता की कमी थी। उनके चाचा रघुनाथ राव बहुत वीर थे। वे स्वयं पेशवा होना चाहते थे, इसलिए अपने भतीजों के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। एक दिन रघुनाथ राव ने अपने वफादार सिपाहियों के साथ मिलकर नारायण राव की हत्या करवा दी और पूरे राज्य में मुनादी करवा दी थी कि नारायण राव को सिपाहियों ने मार डाला। रघुनाथ राव भतीजे की हत्या करवाने के बाद पेशवा बन गए। नारायण राव का हत्यारा कौन है यह बात सभी जानते थे, लेकिन इस सत्य को कहने का साहस
किसी में भी नहीं था। पर यह साहस दिखाया राम शास्त्री ने। नारायण राव की हत्या के बाद उन्होंने जांच पड़ताल प्रारंभ की। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कराई है। उनके सामने एक अड़चन थी, दंड देने का अधिकार पेशवा को था। पेशवा थे रघुनाथ राव। उनसे कौन कहे कि आप हत्यारे हैं। राम शास्त्री ने बड़ी निर्भीकता से रघुनाथ राव से कहा, मैंने नारायण राव की हत्या की जांच कर ली है। नारायण राव की हत्या आपने करवाई है, आपको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। रघुनाथ राव ने राम शास्त्री को न्यायाधीश के पद से हटा दिया। राम शास्त्री ने कहा, जहां अन्याय होता है वहां मैं एक पल भी नहीं ठहरूंगा। वे पूना छोड़कर अपने गांव चले गए। राम शास्त्री ने सत्य की लड़ाई लड़ी थी। उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई। मराठा राज्य के बड़े बड़े सरदारों और राजनीतिज्ञों ने मिलकर रघुनाथ राव को गद्दी से हटा दिया। नारायण राव की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। उसी बालक को पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया। राम शास्त्री को पुनः न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। इस बार वे पद संभालने के लिए तभी तैयार हुए जब उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया कि उनके न्याय के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। निर्भीक व्यक्ति सत्य कहने से कभी नहीं डरता, चाहे उसे कोई भी फल भुगतना पड़े। अब छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखेंगे।